नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। पिछले 2 दिनों से यस बैंक को लेकर तेजी से कई गतिविधियां सामने आ रही हैं। आप जानते हैं, बीते दिन की बात करें तो ग्राहक परेशान थे, ग्राहक आज भी परेशान दिखाई दिए, लेकिन यस बैंक के ग्राहकों के लिए आज 2-3 अच्छी खबरें आई कि सरकार इस मामले में भरपूर कोशिश में जुटी है। जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक की मदद के लिए आगे आया है। SBI बोर्ड ने यस बैंक में 49 यानी 49% स्टेक लेने की अपनी सहमति जताई है। SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार ने जानकारी दी है कि शुरुआत में वो 26% हिस्सेदारी बैंक लेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादा हिस्सेदारी के लिए अन्य निवेशकों से भी बातचीत हो रही है, उन्हें भी अपने साथ लेकर वो निवेश करेंगे। पहले चरण में 2450 करोड़ का निवेश किया जाएगा। SBI की ओर से उठाया गया ये कदम यस बैंक के ग्राहकों के लिए एक अच्छा संकेत लेकर आ रहा है। उम्मीद है कि यस बैंक के सभी ग्राहक अचानक आए इस संकट से जल्द निजात पा जाएं। लेकिन यहां कई सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। ये सवाल केंद्र सरकार से हैं, जो कि उसकी आर्थिक नीति से जुड़े हैं। सवाल यह है कि हमारे देश के बैंकों के सामने अचानक से ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी या पड़ती है। क्या RBI की नजर से बैंकों की अंदरूनी हालत फिसल जाती है या RBI को दिखाई नहीं पड़ती है, या फिर RBI के पास सारे अधिकार रहते हुए भी वो इसे देख नहीं पाती है। जबकि SBI के चेयरमैन ने खुद बताया कि किसी भी देश में बैंक का फेल होना डिपॉजिटर्स की और इकोनॉमी को खतरे में डाल देता है। आज जब बोल रहे थे मीडिया के सामने SBI के चेयरपर्सन, तो वो ये कह रहे थे कि अगर ऐसा किसी भी देश में होता है, केवल हिंदुस्तान में नहीं, तो वो जो खाता धारक हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं और जो देश की इकोनॉमी है, उस सबको खतरे में डाल देता है। वैसे चेयरपर्सन जो है, चेयरमैन जो है SBI के, वो 1.5-2 महीनों से चिंतित चल रहे थे यस बैंक की हालत को लेकर। बीच बीच में उनके बयान आ रहे थे। अब SBI के चेयरमैन की माने तो यहां भी सरकार सवालों के घेरे में आ जाती है। सरकार ने पिछली घटनाओं से सबक क्यों नहीं लिया, जबकि हाल फिलहाल में सरकार के सामने PMC बैंक का एक उदाहरण था। इन्हीं सवालों पर हम प्राइम एजेंडा में चर्चा करेंगे और जो तमाम मेहमान हैं उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, तुरंत हम परिचय कराएं और उसके बाद डिबेट को हम शुरू करें। आज नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ 3 सम्मानित विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हैं। RV उपाध्याय साहब हैं, राजीव शर्मा जी हैं, राहुल तालान साहब हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटिकल पैनल में हमारे साथ नोएडा में मौजूद हैं सत्येंद्र उपाध्याय जी, नेता प्रवक्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, अश्वनी शाही साहब, नेता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और विनोद सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिनिधि प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से हम शुरू करते हैं अपने विश्लेषकों से और तुरंत फिर हम पॉलिटिकल पैनल की तरफ रुख करेंगे। RV उपाध्याय साहब, सबसे पहले आपके पास हम आना चाहते हैं। हमने पहले भी अर्थ को लेकर बातचीत की है। सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं वो अलग अलग समय पर डिबेटेबल रही हैं, उन पर बहस होती रही है। अब हमें ये बताइए कि कल भी हमने बात की कि साहब इतना बड़ा संकट आया, सरकार ने एक डिसीजन लिया, RBI ने एक चिट्ठी लिखी और सरकार ने जो कदम उठाया, क्या इसकी कोई आहट पहले से सरकार को नहीं थी? हमारी चिंता ये है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे ये पता लगता हो सरकार को कि ये देखिए चीजें डूब रही हैं, खराब हो रही हैं और हम इनको समय रहते कंट्रोल करें। देखिए, ऐसा नहीं कि सरकार को नहीं पता होता, पूरा सिस्टम है और ये देश सिस्टम से चलता है। तो सिस्टम में सभी चीज़ों का कहीं ना कहीं जो एक स्थान है, और उसमें देखिए ये मार्केट में पहले से था जनता के बीच में जी कि भाई यस बैंक डूब रहा है। PMC बैंक भी डूबा था, तो देखिए मार्केट में पहले पता था बाजार में कि भाई PMC बैंक की हालत ठीक नहीं है, और यस बैंक के शेयर भी एक्चुअल में डे बाई डे गिर रहे थे। तो ये पता था भाई यस बैंक कभी भी डूब सकता है। होता क्या है, देखिए ये कोई भी बैंक ऐसे ही नहीं डूब जाता है। और जैसा आपने पूछा कि भाई सरकारों को पता नहीं था, सरकारों को पता होता है, लेकिन बहती गंगा में सभी हाथ धोने की कोशिश करते हैं। सर, तो इस सरकार को भी पता था क्या? बिल्कुल, डेफिनेटली मैं ये नहीं मान सकता कि सरकार को नहीं पता है, क्यों सिस्टम उस तरह का है कि भी क्या आपकी वित्तीय स्थिति है, आपको RBI को रिपोर्ट करना होता है, अपनी एक बैलेंस शीट भी होती है, बैलेंस शीट में भी दिखाना होता है ये बैड लोन है, ये रिकवरी है, और ये सारी चीज़ें पारदर्शिता होती है इसमें। इसे कोई मैं छुपाना भी चाहूँ तो नहीं छुपा सकता हूँ। ठीक। अब सरकार उस पर कितना ध्यान देती है ये सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं तो कहूँगा कि सरकारें ही कहीं ना कहीं बैंकों को डुबो रही हैं।
देखिए नोटबंदी के बाद जो एक आप देखेंगे कि बैंकों से लोगों का विश्वास उठा है। नोटबंदी में मेरे 5,000 रुपये जमा है, बैंक कह रहा है 50 रुपये ले जाओ। अरे भाई क्यों 50 रुपये ले जाओ, मेरे तो इतने पैसे जमाते हो, जमा जब थे कि भाई। तो एक सरकार को भी ये दायित्व होता है कि हम बैंक में जो पैसा जमा कर रहे हैं वो गारंटी आप जब चाहेंगे जब ले लेंगे। लेकिन सरकार नहीं कहने लगे नहीं 50 रुपये ले जाओ, तो वो एक बेईमानी सी नजर आई कहीं ना कहीं। तो जनता को लगा बातें आप कह रहे हैं कि सरकारों को पता होता है, इस सरकार को भी पता था कि इस बैंक की ये हालत है, ठीक। दूसरा आपने कहा कि सरकारें ही जिम्मेदार हैं बैंकों की इस स्थिति के लिए, खासकर नोटबंदी के बाद। बराबर है सर, यही दो बातें आपने कही। राजीव शर्मा जी, आप मानते हैं सर इन दोनों ही तर्कों से सहमत हैं कि इस सरकार को पता था, सरकार ने जब तक वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं हो गई तब तक कोई कदम नहीं उठाया? सहमत है? नहीं, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि जैसे हमारा ये टीवी चैनल है, इसमें एक एमडी साहब हैं, फिर मैनेजिंग एडिटर हैं, फिर सब एडिटर हैं, फिर कैमरामैन हैं, फिर और सब लोग डिवीजन में हैं। वो आए, साहब को बताया कि साहब ये दिक्कत है। कि तू कौन है? कि साहब मैं कैमरामैन हूँ। बोला तेरा यहाँ का काम, गेट पर चल, तू हमें सलाह देगा क्या? ऐसा सरकारों में नहीं होता। अरे होता है ऐसा सरकारों में नहीं होता। आप गलत उदाहरण रख सुन रहे लीजिए हैं। सुन तो आप ही की रहा हूं, लेकिन ऐसा सरकारों में नहीं होता। सरकार कोई भी डिनाइल मोड में रहे या न रहे, सरकारों के पास रिपोर्ट जाती है। जिस उदाहरण को भी आप दे रहे हैं ऐसा नहीं होता। आप जो बात कह रहे हैं, आप अर्थनीति पर बात कर रहे हैं, गंभीरता से बात करिए और ये बताइए कि क्या सरकार जो एक आरोप आरबी उपाध्याय साहब ने लगाया कि क्या सरकार की जानकारी में था और सरकार की जानकारी के बावजूद ये स्थिति बन गई, हमारा सवाल ये। ऐसी कैसी सरकार है जिसकी जानकारी में ये ना हो कि मेरे देश में क्या चल रहा? तो था ना, यही तो हमने आपसे सवाल पूछा ना। मगर आरबीआई बार बार सरकार को चेता रही और बार बार अब गवर्नर को घर भेज रहे हैं। तेरी कैसे हिम्मत होगी सवाल उठाने की? ठीक, हम तो राजा हैं, ठीक, तू हमें सलाह देगा, तू नौकर है और नौकर का काम नौकरी करना, जी हजूरी करना होता है। तो सरकार ने ही डुबो दिया भाई। फिर आपकी बात का मतलब यही तो है ना। देखिए आप गलत काउंटर कर रहे हैं। जो प्रश्न हो उस प्रश्न की गरिमा रखते हुए उसको उत्तर करिए। फिर आप ये एक उपाध्याय सर, एक मिनट, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने ही अपने एक बैंक को डुबो दिया। बिल्कुल। अगर आरबीआई बार बार नोटिस कर रहा था, सरकार को बता रहा था, सरकार फिर भी कुछ नहीं कर रही, सुनने को तैयार नहीं थी। अश्वनी जी के पास जाएंगे तब हम इस बात को रखेंगे। तालान साहब, आप भी ये मानते हैं कि इसके पीछे सरकार की लापरवाही या अनदेखी? जब दो विश्लेषक कह रहे हैं कि साहब ऐसा होता ही नहीं, कोई भी चीज सरकार को पता होती है, आरबीआई बार बार अलर्ट कर रही थी, लेकिन सरकार न कोई सीख ले रही थी, न कोई सबक, न कुछ कर रही थी। हम इससे आगे बढ़कर यह कहते हैं, जो आप सब लोगों को भी पता है कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नहीं लेकिन एक छोटा बैंक डूबा था, पीएमसी बैंक, और महाराष्ट्र के चुनाव उस वक्त चल रहे थे, बड़ा मुद्दा बना था, उससे भी सरकार ने सबक नहीं लिया। थोड़ी देर के लिए अगर आप इन लोगों की बात को बाईपास कर भी दे तो देखिए, मुझे सरकार की ना मंशा पे सवाल नहीं उठाऊंगा मैं। ठीक, सरकार बिल्कुल साफ है इकोनॉमी को लेके, क्या करना है क्या नहीं करना है। 2008 के बाद जब यूपीए 2 बनी तो लगातार बहुत सारे लोन बांटे गए। ठीक, और वो जो लोन एनपीएस बने, और एनपीए जब बने तो बैंकों की हालत खराब हुई। और उस टाइम पे हालत ये थी कि वित्त मंत्री फोन करते थे और लोन दे दिया जाता था हजारों करोड़ का। ठीक, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आई, और जब सरकार आई और सरकार को स्थिति पता चली तो सरकार ने संशोधन किया था, बैंकरप्ट वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेके आई थी सरकार। और सरकार ने तय किया था कि अगर जो भी उद्योगपति हैं, या तो उसका वो एनपीए जो होता जा रहा है उसको दें, रिवर्ट करें बैंक को, नहीं तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। और इसके बाद लगातार जो हमारे एनपीएस थे उनमें कमी आई है। तो सरकार की मंशा पे सवाल नहीं है। ठीक, बैंक ठीक है, बैंक की हालत खस्ता हुई है, उसमें क्या है, उस बैंक के खुद के जो अधिकारी रहे और उन्होंने गैर जिम्मेदारी से लोन बांटे, किसी को भी दिए। उनके अब देखिए ना कौन कौन है, आरकॉम है उनका, एसएल है उनका, जिनको उन्होंने बहुत सारा ज्यादा लोन दिया गया है, और उनका RL&FS है, एसएल ग्रुप है, अंबानी ग्रुप है, ऐसे तमाम ग्रुप हैं। तो जहां सबसे बड़ी बात ये है कि फिर जब सरकार की मंशा पे हम सवाल नहीं उठा सकते हैं। ये ठीक है कि बैंक जो आपने पीएमसी का उदाहरण दिया, पीएमसी डूब गया, ये डूब गया, नॉन परफॉर्मिंग जितने भी असेट्स हैं सरकार ने रिकवर किया है, और 2018 में 80 करोड़ रिकवर किया गया है। और लगातार जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है उसमें कमी आती जा रही है। ठीक है, तालान साहब एक सवाल और फिर आप अपनी बात रखें, जैसे हमारे दो विश्लेषकों ने रखी। आपने कहा कि आप सरकार की मंशा पर
कोई शक या सवाल नहीं उठाना चाहते हैं, नहीं उठाते। मेरा कहना ही है आपको लगता है तो आप खूब उठाइए, ऐसी कोई बात नहीं अगर आपको लगता है तो। नंबर 2, आप ये कह रहे हैं कि 2009 से 2014 की जो यूपीए 2 की सरकार थी उसने बेतहाशा लोन बांटे, टेलीफोन कर करके लोन दिलवाए गए, आज उसी की भरपाई ये हो रही है। आज स्थिति नहीं सर, ये 2014 के बाद से ये दिक्कत शुरू हुई। कितनी सारी बैंक जैसे आरकॉम दिवालिया हो गई। अच्छा, मान लिया आपकी बात, हमने मान ली। हम आपसे इसके काउंटर में सवाल ये करना चाहते हैं कि एक सरकार, हमने कल भी ये सवाल पूछा था, आगे भी संभवतः पूछा जाएगा, कि लगातार छठे साल में चल रही है, क्या इस सरकार के पास जो अभूतपूर्व मैंडेट और इच्छा शक्ति की सरकार है, जो इतने बड़े बड़े फैसले लेती है, वो बैंकों के इन सवालों को, यानी इस लापरवाही के सवाल को 6 साल में डील नहीं कर पाई। ये जो राणा कपूर है, आप सबको वैसे पता होगा, राणा कपूर जो सीईओ थे इस यस बैंक के, इन्होंने, अभी उपाध्याय जी नोटबंदी का जिक्र कर रहे थे, इन्होंने पीएम मोदी के समर्थन में नोटबंदी की तारीफ की थी। इन्होंने कहा था कि नोटबंदी एक बहुत अच्छा कदम है। हम जानना ये चाह रहे हैं कि ये जो पिछली सरकार पर कहने वाली बात है, ये 6 साल के बावजूद क्या मौका देती है कि आप पिछली सरकार पर ही डालें, जबकि देश की जनता उन्हें लगातार खारिज करते हुए आपको 2-2 बार मौका दे दे, फिर भी सब कुछ पिछली सरकार के लिए जिम्मेदारी पर हो। ये क्या है कि एक दिन की समस्या नहीं थी और एक दिन में सॉल्व भी नहीं होगी। तो अभी एक दिन तो हुआ भी नहीं है, सरकार को 6 साल हो गए। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ। अगर जो लगातार लोन बांटे गए, लाखों करोड़े, 13 लाख करोड़ से ज्यादा के एनपीएज हुए, तो उसको रिकवरी करने के लिए टाइम चाहिए और सरकार लगातार दबाव बनाए हुए बिजनेसमैन पे, और जब तक वो रिकवरी नहीं हो जाएगा तब तक बहुत सारी स्थितियां नहीं सुधरेंगी। 13 लाख करोड़ रुपए थोड़ा मोड़ा नहीं होता। एक अर्थव्यवस्था, जो हमारी अर्थव्यवस्था अब शायद मुझे लगता है 2.3 ट्रिलियन के आसपास, एग्जैक्ट नहीं लेकिन आसपास, तो इतना जो इतना एनपीएज है ना, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर जो इस अमाउंट को जब तक रिकवरी नहीं करेंगे, इसीलिए सरकार इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लेके आई थी, जिससे निश्चित तौर पे आंकड़ा रख सकते हैं आप। कोई आंकड़ा रख सकते हैं कि इसका मतलब ये है, दर्शकों के लिए और आप सब सम्मानित पैनलिस्टों के लिए नहीं, इसका मतलब ये था कि 2014 के बाद भाई कोई भी सरकार यही तो करती इस बैंक के संदर्भ में या किसी बैंक के संदर्भ में, कि 2014 के बाद जो बैंक कर्जा देते हैं उनको बंद कर देती या कम कर देती, या उस पर निगाह रखती कि जो कर्जा दिया जा रहा है कहीं वो डूब तो नहीं रहा है ना, उसकी रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है। आपको अंदाजा है कि मोदी सरकार आने के बाद यस बैंक ने कितना कर्जा दिया है जो बाद में जाकर एनपीए बना है? देखिए, जो यस बैंक ने जितना भी, यस बैंक की ना अपनी जो प्राइवेट बैंक है ना, उनकी अपनी भी बहुत सारी मैकेनिज्म है ऐसी कि वो, जैसे राणा कपूर ने अपने पर्सनल बिहाफ पे भी बहुत सारे लोन बांटे हैं। अपनी बेटी को ही 600 करोड़ का लोन दे दिया। तो ये जब ये यस बैंक जब एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये और इनके भाई थे, उनके भाई की डेथ हो गई थी उसमें 26/11 वाले हमले में, मुंबई हमले में। तो उसके बाद जब राणा कपूर के पास सारा इसका परिचालन आ गया, तो इन्होंने बेतहाशा अपने संपर्क पे भी लोन बांटा है, जो गड़बड़ हुई है, और इसीलिए हम आपका ये आरोप इन सब चीज लखनऊ जाने से पहले, तालान साहब, हम आपका ये आरोप मानने को तैयार हैं कि सारी गड़बड़ियां 2014 तक हो रही थी, हमने मान ली। आप ये कह रहे हैं कि एक लंबा प्रोसेस है, इस सरकार की मंशा पर कोई शक नहीं है, हम भी नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि 6 साल हो गए, इस सरकार ने क्या सख्ती की जिससे कि यस बैंक के हाल ऐसे न होते जैसे कल हो गए? ये बताइए ना। देखिए, पर्टिकुलर यस आरबीआई क्या कर रहा था, सवाल तो ये मैं बोल रहा हूं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया, वो क्यों आया? जो एनपीएज है उनको रिकवर करने के लिए हुआ क्या? हाँ, रिकवर हुआ। यही तो मैं बता रहा हूं, जो बहुत ज्यादा 13 लाख करोड़ के करीब एनपीएज थे, वो अब लगातार जो प्रतिशत है वो घटता जा रहा है। 2018 में करीब 80,000 के जो बिल्कुल उसको एनपीएज मान लिया गया था, वो रिकवर हुआ, और 2019 में 1 लाख करोड़ से ज्यादा एनपीएस रिकवर हुए। तो ये लगातार ये प्रोसेस ना, अब जब से इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आया, और तब उस टाइम पे उद्योगपतियों ने बड़ी चिंता जाहिर की थी कि हमें वो कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, और ये सही बात है। देखिए, सरकार ने, अगर जो सरकारी उद्योगपतियों के लिए काम कर रही होती तो बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लेके ही नहीं आती। इसीलिए सरकार लेके आई कि जो जनता का पैसा है, जो वहां टैक्स पेयर का पैसा है, जो जमाकर्ता का पैसा है, वो एनपीए बनके डूबे ना, और एक अकाउंटेबिलिटी तय हो। हम वापस आए राजीव जी और उपाध्याय जी के पास, से पहले सत्यन जी को जोड़ना चाहते हैं। सत्यन जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? हमारा बड़ा छोटा सा सवाल है जो हम जानना चाहते हैं कि भाई
पहले सीख जो आज कर रहे हैं वो 6 साल में 14 के बाद 16 में हो गया होता, 18 में हो गया होता, 19 में तो ये हालत तो नहीं होती। पीएमसी बैंक की जो हालत हुई वो हमें लगता है 100 दिन पूरे हुए हैं। 100 दिन पहले उद्धव ठाकरे आज उत्तर प्रदेश में थे, 100 दिन पूरे होने पर वो रामलला के दर्शन करने आए थे प्रभु श्री राम के। 100 दिन पहले ही एक घटना हुई है, 100 दिन बाद यस बैंक का ये हाल हो गया। नंबर 2, नोटबंदी में सरकार ने ये कहा था और हम सब ने ये तजुर्बा किया, आरबीआई का ये आंकड़ा था कि साहब जो पैसा घरों में रखा था वो बैंकिंग प्रणाली में आ गया, बैंकिंग सिस्टम में आ गया, और बैंकों के पास ऐसा कहा गया कि साहब जगह नहीं बची कि पैसा कैसे संभाल कर रखा जाए। इसके बावजूद ये हालत बन गई सत्येंद्र जी। राजीव जी, सबसे पहले तो जो पीएमसी का घोटाला है, सबक सरकार को उसी से ले लेना चाहिए था। यस बैंक अब आज नहीं, इससे पहले भी अपनी मंशा जाहिर कर चुका था कि घाटे में जा रहा है, लेकिन सरकार फिर भी देखती रही। 3 साल का टाइम दिया गया। और रही बात, अभी हमारे भाई साहब ने ये कहा था कि लोगों को फोन करके लोन दिए गए। एक गरीब आदमी को तो लोन नहीं दिया जाता, उसको तो परेशान किया जाता है। पिछली सरकार पर हमला करते हुए कह रहे थे वो यूपीए 2, इस सरकार के अंदर इस सरकार के अंदर भी नहीं होता है। वो यूपीए 2 पर हमला बोलते हुए ये कह रहे थे कि टेलीफोन कॉल पर लोन देने का काम होता था, और ये आरोप सत्ताधारी पार्टी भी लगाती है। अब बोलिए। कोई भी बैंक लोन उठा के ऐसे नहीं देता, बहुत सारे उसके लीगल चीजें होती है, देखती है कि भाई इसकी रिकवरी कैसे की जाएगी, रिकवरी कैसे, छोटे आदमी बड़े के लिए, लेकिन बड़े के लिए कुछ नहीं होता। सच्चाई समझिए है, इस सरकार में नहीं पता, पिछली सरकार में खूब ऐसा हुआ है। इसमें भी है, इसमें भी है राजू जी, इसमें भी है राजू जी, इसमें भी है, इसमें भी है। बोल, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये कह रहे हैं ना कि नहीं ऐसा सरकार रिकवरी कर लेगी, और वो जब रिकवरी करने लायक सरकार है तो सरकार ने रिकवरी किया क्यों नहीं? सरकार को इस पर तो सबसे पहले जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं रिकवरी के लिए अपने एजेंटों को भेजती, धमकाती थी, उसको बंद किया गया। तो सरकार के पास बहुत सारी चीजें हैं, बैंक के पास। बैंक का घपला जब से नोटबंदी हुई है तब से चल रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार इस चीज पे बिल्कुल ही नहीं ध्यान दे रही थी कि ऐसा भी होगा कि लोग लोन लेंगे और लोन चुकता नहीं करेंगे। अरे बिजनेस के लिए लोग लिया है तो लोग देंगे भी कैसे? जब कमाएंगे तभी तो देंगे। अर्थव्यवस्था है नहीं सरकार के पास। आप दूसरे तरह से पकड़ रहे हैं कि भाई लोन लिया धंधा लगाने के लिए, धंधा चला नहीं, जब धंधा चला नहीं तो जाहिर है कि फिर धंधा डूबा। और फिर वो एनपीए वाले वो बिल्कुल डिफॉल्टर हैं। विजय माल्या वहां से बोल रहे हैं भैया मेरा पैसा ले लो, ब्याज नहीं दूंगा। लेकिन विजय माल्या का यस बैंक से कोई लोन विजय माल्या, जैसे ये बोल रहे हैं, अच्छा उदाहरण के लिए क्या उदाहरण दे रहा हूं, विलफुल डिफॉल्टर हैं बहुत सारे। लेकिन अनिल अंबानी का आरकॉम का जो केस है वो विलफुल कहां है? लेकिन डीएचएफएल वो विलफुल डिफॉल्टर हैं, उन्होंने डीएचएफएल पर बहुत सारे सवाल हैं। हम वहां से अश्वनी जी और विनोद जी को जोड़े। विनोद जी आपके पास हम बाद में आते हैं, क्योंकि जो भी प्रत्युत्तर में आएगा अभी अश्वनी जी के, उसका आपको आंसर करना पड़ेगा। अश्वनी शाही साहब, 2-3 बड़े छोटे छोटे से सवाल हैं। क्या इससे सरकार की विल पावर पर कोई शक नहीं होता है? अगर अभूतपूर्व बहुमत और इच्छा शक्ति की सरकार है तो बैंकिंग सेक्टर में लगातार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? अश्वनी साहब, हम समझ नहीं पा रहे हैं। 2014 के बाद, नोटबंदी के बाद जो पीएमसी की घटना हुई और 100 दिन में यह घटना यस बैंक की सामने आ जाती है, ये क्या बताती है? निगाह में आया नहीं, या सब कुछ निगाह में होते हुए भी कोई प्रयास नहीं किया गया इसे डूबने से बचाने का? राजीव जी, पहले तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि पीएमसी और यस बैंक दोनों अलग अलग मामला है। पीएमसी का मामला भ्रष्टाचार का मामला था पूरा, और यस बैंक का मामला जो है ये गवर्नेंस की कमी और परिवारवाद का मामला है। सरकार, अब थोड़ा सा मैं पीछे ले चलूंगा, 2000 बहुत पीछे मत जाइएगा, फिर आप मामला गड़बड़ हो जाता है। 14 के आसपास ही रहिएगा सर, 14 के आसपास ही रहिएगा। बोलिए, आप आ जाइए। बोल। मैं आपको 18 में ला रहा हूं जी, मैं आपको 18 में ला रहा हूं, और उसके बाद मैं पीछे और ले चलूंगा, लेकिन 18 में ला रहा हूं। ये 18 से ये मामला, अगस्त 18 के बाद ये सब चीजें शुरू हुई थी कि अगस्त 18 से यस बैंक सरकार की निगाह में आ गया था। जनवरी 19 में राणा को सरकार से, आरबीआई से पद छोड़ने के लिए कहा गया था। ये सरकार के संज्ञान में आ रहा था, ये पूरा मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं। उसके बाद 19 की पहली तिमाही में पहला घाटा हुआ इनको, 19 की पहली तिमाही में, मार्च तक ये सरकार के उसमें था। जब धीरे धीरे ये था, इनके तरफ से ये प्ली दिया गया
कि हम इसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम फंड जनरेट करके, और ये अपना जो अब पीछे ले चल रहा हूं, जो पीछे के लोन दिए गए हैं, जो एनपीए हुए हैं, उनकी घाटे को पूरा करने के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। ये बार बार इनके तरफ से आरबीआई को आश्वासन मिलता रहा जी। इसमें आपको 6-7 महीने अभी बीता है, 8 महीने, तब ये अचानक ये लगा आरबीआई और सरकार को लगा कि अब ये जो आश्वासन दे रहे हैं ये पूरा नहीं कर पाएंगे, तो तुरंत ही आरबीआई को रीस्ट्रक्चर करने के लिए सरकार ने निर्देशित किया और आरबीआई ने उसको तुरंत जो है अपने कब्जे में लेते हुए कि उनको कहा गया कि हम इसको रीस्ट्रक्चर करेंगे। अब चाहे वो एसबीआई के थ्रू करे, एचडीएफसी के थ्रू करे, एलआईसी के थ्रू करे, कैसे करती है ये आरबीआई एक वो बनाएगी कि रीस्ट्रक्चर कैसे होता है। ये जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फौरी तरह से कदम उठाया और कल हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जनता को आश्वासन भी दिया है कि जनता का कोई पैसा नहीं डूबने वाला है। शादी ब्याह के नाम पर 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, दवाई के नाम पर मिल रहे हैं, शिक्षा के नाम पर 5 लाख रुपए तक की सीमा है और 50,000 रुपए की सीमा इनकी है जनरल लोगों को निकालने का, चाहे जो भी हो जी। पीएमसी में 1,000 रुपए की थी, वो बाद में बढ़ा के 40,000 रुपए की गई थी। तो दोनों को हम क्लब नहीं कर रहे हैं ना, और अब सरकार पूरी तरीके से हम आपको अश्वनी जी 2-3 तर्क हम भी रख दें। बैंक का अश्वनी जी हम 2-3 तर्क रख दें, फिर आप आंसर कर। देखिए सुनिए ना, ये सही है कि नेचर अलग अलग था, ये सही है कि पीएमसी में भ्रष्टाचार यानी करप्शन एक इशू बन रहा था क्योंकि वहां जो गवर्निंग बॉडी थी वो चीजों को छिपा रही थी। यहां बैड गवर्नेंस और एनपीए एक वजह है, लेकिन सवाल यह है कि 2016 के बाद जो स्थिति इस देश में बनी है, विपक्ष जो आरोप लगाता है, आर्थिक नीतियों की जो हालत है, एक तरह का अविश्वास जो बैंकिंग सिस्टम में है। आरबीआई पीएमसी के बारे में मालूम है आपको क्या हुआ था? जो पीएमसी में हुआ चुनावों के वक्त, महाराष्ट्र चुनावों के वक्त, जनवरी महीने में इसी पीएमसी को ग्रोइंग बैंक का अवार्ड इसी आरबीआई ने दिया था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसी आरबीआई ने। और वो महाराष्ट्र चुनाव के वक्त वो पीएमसी बैंक किस हालत में आ गया। हम सर जानना ये चाह रहे हैं कुल मिलाकर आपसे, आज घटना हो गई है, तब बहुत सारी दलीलें हैं, बहुत सारा विश्लेषण है, लेकिन ये बताइए ना कि 6 वर्ष की सरकार हो गई, अब तक बैंकिंग सिस्टम में एक मजबूती तो छोड़िए, ये जो भरोसा है ये भी कम होता जा रहा है। ये स्थिति आम खरीदार, आम खाता धारक के सामने है। एसबीआई की अपनी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं। कल हम एक एक्सपर्ट के साथ जुड़े हुए थे, वो पीएनबी बैंक का उदाहरण दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आप पता करिए कि पीएनबी बैंक भी जो है 20,000 रुपए से ज्यादा की निकासी नहीं दे रहा है। अभी सत्येंद्र जी जो बात कह गए कि साहब लोन कोई भी उद्योगपति लेता है, हर सरकार देती है, एनपीए की चाहे पिछली सरकार हो या ये सरकार हो, एक दूसरे की आप खूब आलोचना करिए, लेकिन ये सरकार भी लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि बैंकों से किसानों को, उद्योगपतियों को लोन दिए जाएं। अब सवाल यह आता है कि लोन जिस काम के लिए दिए जा रहे हैं, अगर देश में वो उद्योग धंधा पनपेगा नहीं, चलेगा नहीं, तो फिर एनपीए की यही स्थिति रहेगी। बड़े सवाल ये हैं, ये जो इकोनॉमी के स्तर के सवाल हैं, इनको अश्वनी जी आंसर करिए, इनको जवाब दीजिए कि जो विश्वास था वो अविश्वास का माहौल आपकी इतनी कोशिशों के बावजूद क्यों बन रहा है, ये कैसे ठीक होगा, इस पर बोलिए सर, फिर हम विनोद जी को जोड़ें। राजीव जी देखिए, अविश्वास का माहौल मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। इसलिए कि आप जनता के लिए सारा काम कर रही है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आप यस बैंक के खाता धारक नहीं। मैं पीछे ले चल रहा हूं, आपको इसलिए नहीं दिख रहा है, आप यस बैंक के खाता धारक नहीं, मैं खाता धारक हूं। सुन लीजिए राजीव जी मुझे जवाब देने दीजिए, बोलिए। अभी आपने किसी आपके टीवी चैनल पर किसी ने कल कहा मैं भी पीएनबी में मेरा अकाउंट है और अभी मैं कल बैंक गया था, वहां पर लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए सबको मिल रहे थे। ये किसने कह दिया? हो सकता है उनके खाते में पैसा ही ना हो, इसलिए वो उनको ना मिला हो 20,000 सर आप लोगों ने। लेकिन आपने कहा पीछे मत ले जाइए, मैं पीछे ले चलना मेरी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि आप 2008 से जो लोन दिए गए, अभी राहुल तालान साहब की बातों से मैं सहमत हूं कि 2008 से जो लोन दिए गए
उसके बाद 2008 के बाद जीडीपी की क्या हालत हुई थी उस पर भी एक बार नजर डालिए। वो धीरे धीरे आगे जब आए हैं तो जब कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा सरकारें अच्छा क्या आप सरकारों ने आपने जिक्र कर अश्वनी जी, देखिए ये तो आपकी सरकार, सर ये तो आपकी सरकार का आंकड़ा है कि 2014-15 में मनमोहन सिंह की सरकार जब गई और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो 7 से 8% पर जीडीपी खड़ी थी। अश्वनी जी 7 से 8% पर जीडीपी खड़ी हुई थी। ये जो हैंडओवर टेक ओवर हुआ आज 4.5% पर है। नहीं एकदम ठीक है। हाँ। एक मिनट राजीव जी बोलिए सर, बोलिए। आप 2000 अटल जी की सरकार में जीडीपी क्या थी? ओहो, अटल जी की सरकार 2004 में, उसके बाद अटल जी की सरकार 2004 में चली गई थी सर। 2004 से 2009 तक यूपीए 1 की सरकार चली और यूपीए 1 की सरकार ने जो दुनिया का रिसेशन था उसे झेला। 2008 का वो दौर था हम और आप सब साक्षी होंगे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो तर्क आप दे रहे हैं उस तर्क को जस्टिफाई करिए ना। सरकार भी दुनिया वैश्विक जी सर मुझे बोलने का मौका दे तो प्लीज, आप ही का मौका। इतने सारे सवाल तो मैं आप ही से कर रहा हूं। राजीव जी देखिए, बोलिए। देखिए ऐसा है, हाँ नहीं अब देखिए अब ये हम लोग एक दूसरे पर डालेंगे तो अटल जी की सरकार ने भी 8 से ऊपर का जीडीपी दे दिया था मनमोहन सिंह सरकार को। उसके बाद जब इनकी सरकार गई तो इन्होंने भी 7.5 का दिया सर। उसके बाद अभी हमारे इस 6 साल के बीच में हम 8 साढ़े 8 तक पहुंचे थे। लेकिन फिर आज वैश्विक जो हो रहा है पूरे विश्व में इस समय गिरावट है हर जगह। चीन की जीडीपी, अमेरिका की जीडीपी, किसकी जीडीपी बची हुई है जिसकी नहीं गिरी है? आज रिसेशन हम भी झेल रहे हैं और ये सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जनता के साथ कैसे न्याय किया जाए, जनता को कैसे उबारा जाए। और रही यस बैंक की बात, भारत सरकार ने समय रहते ही सारे जनता के हित में फैसले लिए हैं। किसी का पैसा नहीं डूब रहा है। कोई विपक्षी पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। हर चीज का पैनिक लोग फैला रहे हैं, वो गलत बात है। सर आप लोग अलार्मिंग सिचुएशन में भी चीजें एडमिट नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमी के सवाल पर लगातार डिनाइल मोड बना हुआ है। पैनिक हो रहा है, सिर्फ लोग बता दे रहे हैं कि साहब देखिए पैनिक की स्थिति बन रही है, तो आप कह रहे हैं कि लोग पैनिक फैलाने का काम कर रहे हैं। खैर विनोद जी को जोड़ते हैं, फिर वो जो कहेंगे एक बार फिर यहां पैनल से होते हुए आपके पास अश्वनी जी पहुंचेंगे। विनोद जी लब्बो लबाब ये है इस पूरे मामले में कल से लेकर अब तक कि अगर आप लोगों ने ये सब न दिया होता, यानी एनपीए का इतना बोझ बैंकिंग सिस्टम पर, तालान साहब सही बात है ना, इन्होंने ही बोझ डाला ना, न रखा होता तो आज यस बैंक की ये हालत न होती। दो टूक बात है, आप इतना एनपीए का बोझ डाल गए बैंकिंग सिस्टम पर कि कभी ये डूब रहे हैं कभी वो डूब रहे हैं। हमें तो समझ में नहीं आता कि अगला नंबर किनका होगा। बोलिए। राजीव जी, जब देश का आम जन, आम जमाकर्ता अपने पैसे के लिए जूझ रहा हो, सड़कों पर आंदोलित हो, तो सरकार के पक्षकार और सरकार के पार्टी के लोग उसको अनदेखा करते हुए अनर्गल प्रलाप करें तो उसका सल्यूशन कैसे होगा? किसी भी आर्थिक चुनौती हो या किसी प्रकार की चुनौती हो, उसको टैकल करने का सबसे पहला कर्तव्य होता है आप उसको स्वीकार करें। आप उस चुनौतियों को, उसके गंभीर परिणाम को आप समझिए, आकलन करिए, तब आप कोई रास्ता निकाल पाएंगे। ये सरकार तो बदहवास वाली स्थिति में है और इनकी नाकामियों का प्रमुख कारण यही है, इनकी नासमझी, इनकी निष्क्रियता। और जब नोटबंदी का आपने सही कहा, राणा कपूर ने तारीफ किया, ये सरकार केवल दो चश्मे से, एक चश्मे से देखती है। तारीफ किया और किसने तारीफ नहीं की? जिसने तारीफ कर दी उसके सारे अपराध माफ, और जिसने सवाल किया उससे बड़ा कोई अपराधी और दुश्मन नहीं है। तो ये तो सरकार का व्यवहार है, हम आप सब इससे वाकिफ हैं। अब दूसरी बात आइए, जब 2008-9 का समय था, जब पूरा वैश्विक आर्थिक मंदी थी, तब अपनी कुशलता का विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस्तेमाल किया और भारत को, जब लेमन ब्रदर्स वाला बड़ा कांड हुआ, भारत को इससे अछूता रखा। खैर
और रही बात एनपीए के झूठे आंकड़ों में जो बताया जा रहा है, पी चिदम्बरम जी ने जो उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने चुनौती दिया प्रधानमंत्री मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, हमारे समय के लोन, आपके समय के लोन, दोनों कितने बैड लोन में परिवर्तित हुए, एनपीए हमने कितना बढ़ा, आपके समय में कितना बढ़ा। ये आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है, आप आंकड़ों के साथ जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए। सरकार में नैतिक बल नहीं है, क्योंकि सरकार आंकड़ों से खेल रही है। लेकिन विनोद जी, हमारा केवल मिथ्या प्रचार इन करती सारे है। तर्कों से विनोद जी सरकार सवाल जोड़िए, जवाब आप ही देना जारी रखिए। हमारा प्रश्न है, आप जो भी कह रहे हैं, क्या उन सारे तर्कों से क्या ये बात झूठ साबित हो रही है क्या, कि आप एनपीए का बोझ डालकर नहीं गए? ये तो बात सही है ना कि आप एनपीए का बोझ डालकर गए। जैसे डीएचएफएल को लोन कब दिया गया, जैसे आरकॉम को लोन कब दिया गया, जैसे IL&FS को लोन कब दिया गया। अलग बात है कि वो कंपनियां परफॉर्म नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई, उस पर एक अलग रिसर्च होगी और उसके अलग जवाब निकलेंगे। लेकिन ये जो आरोप आप पर लग जाता है हर जगह कि एक टेलीफोन कॉल पर हजारों करोड़ के, सैकड़ों करोड़ के लोन दे दिए जाते थे, ये बात तो सही है ना, इससे कहां डिनाई कर रहे हैं आप, ये बोलिए। वही तो बोझा आप तैयार है। राजीव जी, हम पे तो आरोप नहीं, मैं बता रहा हूं, दुष्प्रचारित करने का काम ऐसा हुआ। आप चाहे कोल ब्लॉक आवंटन की बात कर लीजिए, टेलीकॉम सेक्टर की बात कर लीजिए, हम पे कितना इल्जाम लगाया। आज क्या स्थिति आप टेलीकॉम की देख लीजिए और 2G की देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, सब लोग कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए, इनके पास साक्ष्य नहीं रहे कि कोर्ट में साबित कर सकें। तो ये दुष्प्रचार करके दूसरे को अपराधी बता के, चोर चोर बता के सरकार में तो आ गए। आज आप बताइए, इनके पास किसी सवाल का जवाब है पिछले 6 साल से कि हम इस नीति, इस नजरिए से इस समस्या का हल करेंगे? इनके पास यही है, पहले हुआ, हम मजबूर हैं, लाचार हैं। आप इस मजबूरी का और लाचारी का हवाला देके सरकार में नहीं आए थे। आपने झूठे सपने बेचे थे जो अभी तक नहीं हुआ। ऐसी आशा हम बनाएंगे, ऐसा समृद्ध देश बनाएंगे कि विदेशों से भी जो देश का काला धन है वो आम जन की झोली में, आम घरों में डालने का काम करेंगे। देश गवाह है। लेकिन आज हमें जल्दी से जवाब लेने दीजिए, फिर हम नोएडा स्टूडियो आना चाहते हैं। ठीक है विनोद जी, आप कह रहे हैं कि आपके ये सारी चीजें ठीक नहीं है, आपके खिलाफ दुष्प्रचार किया। आप कुल जमा बात ये कह रहे हैं कि सारी चीजें जो है सही नहीं है, दुष्प्रचार किया गया, ऐसा हुआ नहीं। अश्वनी जी जल्दी से आंसर कर दीजिए वहां विनोद जी की बात को, फिर हम नोएडा स्टूडियो आए। बोलिए। अब देखिए भाई विनोद जी ने आपके उस सवाल का एक जवाब नहीं दिया कि किस समय ये लोन दिए गए थे। डीएचएफएल को कब दिया गया, आरकॉम को कब दिया गया, जितनी कंपनियां उस समय थी, किसको किसको कब लोन दिया गया, इसका भाई विनोद जी ने जवाब नहीं दिया। क्योंकि कांग्रेस ने वो उस समय वो काम किए थे, टेलीफोन पर लोन बांटे थे। दूसरा, इन्होंने अभी टेलीकॉम कंपनियों की बात की। टेलीकॉम कंपनियों से पैसा वसूलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और आज लोग जमा कर रहे हैं। उस समय स्पेक्ट्रम बांटे जाने का काम हो रहा था, आओ ले जाओ। आज पैसा जो जमा किया गया है, सुप्रीम कोर्ट जब जमा किया गया है तो लोग दे रहे हैं, आज जमा कर रहे हैं। और सब लोग, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सबके ऊपर नकेल डाल के वसूली का काम चालू किया है। आ जाओ। और एनपीए की रही बात, आप उठाकर देख लीजिए 2014 के पहले का एनपीए और 2019 का एनपीए, दोनों के रेशियो में आपको फर्क नजर आ जाएगा। हमें ना किसी प्रेस करके कहने की जरूरत है, ना कुछ, आपके सामने है, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जब भी हम बैंकिंग सेक्टर में बात करते हैं, बैंक की खस्ता हालत या बैंक की अच्छाई, तो मामला एनपीए पर आकर ज्यादा फंसता है। इस सवाल से हम थोड़ा और आगे अपने दर्शकों को ले चलें और एक आगे की स्थिति पर बात करें। राजीव जी, हम आपके पास आना चाहते हैं ये जानने की कोशिश करने के लिए कि ये जो बैंकिंग सेक्टर की हालत है, इसका मौजूदा अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति से कोई रिश्ता आप देखते हैं क्या? जैसे कहते कहते सत्येंद्र जी जो एक तर्क रख गए, भाई देखिए, जैसा हमने कहा कि कोई भी सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों को लोन देती है। अब सवाल यह है कि वो उद्योग चलता है या नहीं चलता है। अगर चलेगा तभी वो लोन वापस होगा, वो उस तरफ इशारा कर रहे थे। हम जानना ये चाहते हैं कि आज देश की अर्थव्यवस्था जिस स्थिति में खड़ी है, क्या आपको लगता है कि यस बैंक की गिरावट उसका एक उदाहरण है, उस संकट की तरफ एक उसकी तस्वीर दिखाने की
कोशिश वो कर रहा है। हम कोई सामंजस्य बिठा सकते हैं क्या इन दोनों चीजों में, राजीव जी? हमने पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन कर ली, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो तनख्वाह मिलेगी। ठीक बात है। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? और जब तनख्वाह मिलेगी तो जो कर्जा करके पढ़ाई ली थी, जिसे एजुकेशन लोन कहते हैं जी, उसे चुकाएंगे। प्रोसेस शायद यही होगा। यही है ना? यही है। भाई जहां तक मैं जानता हूं यही है। अगर हमने कोई लोन लिया कारोबार करने के लिए बैंक से, इंडस्ट्री लगाने के लिए, व्यवसाय के लिए, वो ले लिया, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा, क्या प्लान करके कि हमारा बिजनेस फैलेगा, इससे हमें प्रॉफिट होगा, उससे बैंक का ब्याज सहित चुकाएंगे, उसमें से जो कुछ बचत होगी वो अपने एम्प्लॉइयों को तनख्वाह के रूप में देंगे, अपना घर चलाएंगे। यही शायद बिजनेस का प्रोसेस है, जितना मैं जानता हूँ। भावना यही है। इसी भावना से तो कर्जा लेंगे। बिल्कुल सही। या ये लेंगे कि बैंक से 5 लाख कर्जा लिया और शाम को बियर बार में जाकर शराब पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, बढ़िया कपड़े पहनेंगे और 6 महीने बाद कह देंगे अच्छा साहब नमस्ते, हम तो घाटे में चले गए। ठीक बात है। ये तो भावना लेकर नहीं। अब मुद्दा ये है कि जब कारोबार नहीं चल रहा, व्यापार में दिक्कत है, ये तो सारी हो ही रही है, आर्थिक अर्थव्यवस्था इसी वजह से चरमरा रही है। तो जो लोग काम नहीं चल रहा, फिर आदमी बचत में से खाने लगता है। पहले तो बचत को खाता है, और जब बचत से काम नहीं चल रहा, फिर बजट को खाने लगता है। और जब बजट खाया जाने लगेगा, बचत खाने लायक तो ठीक है, जब बजट में से खाने लगेगा तो फिर रिटर्न कहां से करेगा बैंक? तो फिर वही ये स्थिति बनेगी जो अभी बनी। स्थिति यही आएगी। भाई जब हमने 5 लाख लिए, उससे 50,000 रुपए महीना में आमदनी हो रही है, भाई 50,000 ही तो खा लोगे, अब आमदनी होनी बंद हो गई, तो फिर हम उस जमा में से खाने लगे, और जब जमा में से खाने लगे तो बैंक का कैसे लौटाएंगे? और जब बैंक का नहीं लौटाएंगे तो फिर ये हालत, तो बैंक का यही होना। भाई पॉलिसी तो यही है या कुछ और है? आपने अपनी बात बड़ी अच्छे से कह दी। बोलिए सर, क्या ये आर्थिक व्यवस्था का संकट है जो यहाँ परिलक्षित हो रहा है? मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं। हमारे एक मित्र हैं, उनका पिलखुआ में हैंडलूम का काम था, ठीक है, वो लगाए हुए थे उन्होंने मशीन और मेरी बात हुई, मैंने कहा क्या चल रहा है? बोले जी कुछ नहीं चल रहा, बहुत बुरा हाल है। मैंने कहा क्यों? बोले डबल बेड की चादर 250 रुपये की चाइना की बनी हुई मार्केट में है, हम कितना भी कोशिश करें तो हमारी तो कॉस्ट ही उससे ज़्यादा आती है, तो हम कैसे चलाएंगे? वो बंद हो गया। तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उद्योग धंधे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। चाइना से जो सस्ता इंपोर्ट हो रहा है उसके सामने हमारी इंडस्ट्री टिक नहीं रही है, और इसीलिए देखेंगे इंडस्ट्री बंद हो गई, कहीं कोई प्रोडक्शन नहीं है, इस इंपोर्ट बढ़ा है। और देखिए बात कह रहे थे कि भी पीएमसी बैंक में और इसमें भाई दोनों में डिफरेंस है। मैं सुन रहा था एक्चुअल में सोनी जी को, अरे यार सोनी जी, छुरी खरबूजे पे गिरी तब भी खरबूजा कटेगा, खरबूजा छुरी पे गिर जाए, यानी अल्टीमेटली नुकसान तो जनता का हुआ ना, चाहे मिसमैनेजमेंट हो चाहे भ्रष्टाचार हो। और देखिए राजनीति में एक जीता जागता उदाहरण विजय माल्या आप ले लें जी, वो राज्यसभा के मेंबर भी रहे, तो भाई कहाँ से वो सब? देखिए जो पैसा है ना, ये पूंजीपतियों को जो मिलता है उसमें से किसानों को क्यों नहीं मिलता? किसानों में अगर कर्ज बांट दिया जाए तो उनसे पैसा कटमनी नहीं आएगी, और वो पार्टी के फंड में नहीं आएगा, इलेक्शन के काम नहीं आएगा, किसान तो अपने खेत में लगा देगा। अब पूंजीपति को, अब देखिए यही देखिए इसी बैंक की बता रहा हूं कि भाई DHFL को उसने 1300 या 1400 करोड़ का शायद लोन दिया, और उसने अभी जो इनके राणा कपूर की बेटी की जो फर्म है उनको 600 करोड़ दे दिया उसने, यानी वहां से 1300 लिया, वहां 600 दे दिया। तो यही राजनीति के हाल है कि वो कहीं उन लोगों को देते हैं जिनसे कि पॉलिटिशियनों को फायदा होता है, और ये नहीं हो सकता कोई भी राजनीतिक दल हो। ठीक देखिए कहने को सभी ये कहते हैं, अगर मान लीजिए इतने ऑनेस्ट हो, हजारों करोड़ रुपए इलेक्शन के लिए कहाँ से आते हैं? कहीं से, और जो पार्टी का फंड आता है वो कहाँ से आता है? और वो RTI के दायरे में भी नहीं है, उसमें कोई मैं पूछना चाहूं तो कोई RTI नहीं लागू होगी उसके नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं ना सर, बॉन्ड और वो चंदा, वो कहते हैं कि हम चुनाव आयोग को पूरा खर्चा देते हैं, चुनाव आयोग जब चाहे हमसे मांग ले। देखिए सर, भाई RTI के दायरे में नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग के दायरे में, ऐसा कहते हैं सभी राजनीतिक दल। RTI के दायरे में आने से क्या प्रॉब्लम है? यानी जनता को ना पता लगे, यानी जो चीजें जनता के डोमेन में होनी चाहिए। देखिए जनता जनार्दन है, और उसकी अदालत। मैं कहना चाहूंगा, बोलिए, हम जल्दी ताला साहब को लाना चाहते हैं। बोलिए, हर आदमी ईमानदार है, हर सरकार ईमानदार है, हर अधिकारी ईमानदार है, कहते हैं, फिर बेईमानी कौन कर रहा? फिर इस देश का ये हाल क्यों है? देखिए बेईमानी कौन कर रहा? भाई सारी सरकार ईमानदार है, देखिए जनता समझ, सारे अधिकारी ईमानदार देखिए जनता जानती है, सारे मीडिया ईमानदार है, सारे जज ईमानदार है,
सारे वकील ईमानदार देखिए, हैं, जनता- हमारे- ये बेईमानी कहाँ से? बेईमानी कौन कर रहा है? हजारों ताला करोड़ साहब, रुपए- ये गंभीर सवाल है। हजारों सर, ये करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था इलेक्शन में कहाँ से आते हैं? अर्थव्यवस्था की एक सिचुएशन टटोलना चाहते हैं। एक कैंडिडेट आप सबके जरिए और यस बैंक के इस उदाहरण से अरे, तालान मैं साहब, ईमानदार हूं, फिर बेईमान कौन एक है? तालान साहब, हम चीटिंग जरा कौन कर रहा? अर्थव्यवस्था की नब्ज पकड़ना चाहते हैं। देखिए वहाँ ऐश्वर्य जी ने जो कहा वो आपने सुना, यहाँ राजीव शर्मा जी ने उदाहरण सहित समझाया कि साहब यही तो मूल भावना है कि आदमी इस भावना से कर्जा लेता है, बचत करता है और उस बचत से चीज़ें निपटाता है, लेकिन वो बचत अगर बजट पर ही आ जाए। यहाँ एक हैंडलूम का उदाहरण उपाध्याय जी ने दिया। क्या अर्थव्यवस्था को ये घटनाएं आईना दिखाने का काम कर रही हैं क्या? देखिए यस बैंक का उदाहरण बस यस बैंक का है, वो उसको ना आप अर्थव्यवस्था से मत जोड़िए। ठीक। उसमें इंटरनल कुछ उन्होंने लोन बांटे, जो कैसे बांटे गए उस पे प्रश्न चिन्ह, किन किन कंपनीज को दिए गए। लोन देने की एक मैकेनिज्म है, ऐसे नहीं है कि लोन ऐसे ही दे दिया जाएगा। सरकार किस लिए चुनते हैं? सर सुनिए, मैं सरकार किस लिए सब चुनते हैं? इन सब चीजों को सर, मॉनिटर करने के लिए। सर सुनिए, मैं पूरी आरबीआई बात तो करूं। करते ही करती, उसकी है ना, जिम्मेदारी है। एक संस्था है सर, आरबीआई वो करती है, उनको मॉनिटर और वही रेगुलेशन करती है। वो उसकी रेगुलेटर है। देखिए तो लोन देने की एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म क्या है कि अब जो वहां ऑफिशियल्स हैं बैंक के, वो देखें कि उस कंपनी के पास इतना असेट्स है, उसके रिवर्ट में क्या रख रहे हैं। अगर जो वहां फोन चला जाएगा एक पॉलिटिशियन का जो वित्त मंत्री है, तो मामला गड़बड़ होगा। इस वजह से चीजें गड़बड़ हुई हैं। लेकिन ये सारी गड़बड़ तो 14 से बंद हो गई थी। 14 से तो बंद हो गई थी ना ये गड़बड़। ना ना सर, अरे, सर, बस, बस, कौन मामूली जिम छूट जाते हैं? भूषण स्टील्स, अरे भाई थानों से कौन मामूली जिम छूट जाते हैं? सुनिए तो सही, अपराधी छूट रहे हैं थानों से। सर, सुन लेते हैं। भूषण स्टील, तालन साहब को सुनिए। स्टील्स, आरकॉम, वीडियोकॉन, डीएचएफएल और वो वोडाफोन, ये इनको ज्यादा लोन दिया गया। और जबकि वीडियोकॉन का पता था वीडियोकॉन को कैसे लोन बांटे गए, वो सबको पता था। क्या किस सिफारिश पे लोन बांटे गए, ये भी सबको पता था। रही बात देखिए सरकार की, फिर मैं उसी बात पे आऊंगा, मंशा पे। इस सरकार की ना मंशा बड़ी अच्छी है, क्योंकि जब यहां मैं नोएडा का एग्जांपल देता हूं, बोलिए। जब होम बायर परेशान हुए, सरकार बोली रेरा लेके आओ। होता क्या था इसमें, रियल एस्टेट में कहां का पैसा कहां लग रहा है कुछ पता ही नहीं था। सरकार बोली रेगुलाइज करो सारी चीजें। रेगुलाइज किया तो कितने सारे बिल्डर भाग खड़े हुए छोड़ के। तो सरकार की मंशा बड़ी अच्छी, सरकार बोल रही कि सिस्टम में लेके आओ सारी चीजें। जब तक सिस्टम में नहीं आएंगी, विनोद जी ने एक बात बोली कि भाई हमारे यहाँ लोन ऐसे दिए गए, ये दिए गए। इनके यहाँ लोन कैसे दिए गए थे? जैसे मैंने ले लिया 1 लाख करोड़ का लोन या 5,000 करोड़ का लोन ले लिया मैंने, फिर मैंने वो लोन की किस्त ना देके मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको रिन्यू करा लिया, उसी को फिर ऐसे रिन्यू करा लिया, ऐसे रिन्यू करा लिया। और ये बोल रहे हैं कि हमें रिकवर कहां हुआ, रिकवर कहां हुआ? रिकवरी नहीं थी बैंकों के पास। जब तक रिकवरी नहीं होगी बैंकों के पास, कैसे काम करेंगे बैंक? और इस सरकार में सवाल को आप अर्थव्यवस्था के सवाल से बिल्कुल नहीं जोड़ रहे। देखिए यस बैंक का मामला अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ा हुआ है। वो जो सतन जी ने कहा ना कि साहब है ही नहीं, दे कहां से? नहीं, देखिए अब यही तो मैं बोल रहा हूं कि बैंकों के पास एक मैकेनिज्म है देने की। वो देखेंगे, उनके ऑफिशियल्स देखेंगे कि आप जिसको हम लोन दे रहे हैं उसकी वर्थ इतनी है कि हम उसको इतना लोन दे दें। कई बार आपको अगर जो आप किसी भी बैंक के बड़े अधिकारी से मिलें, सीएफओ वगैरह से मिलें या आप सीईओ से मिलें, तो उनके पास बहुत सारी ऐसी सिफारिश भी आती हैं या आती रही होंगी कि हमारे पास ना इतनी करोड़ की प्रॉपर्टी, एक बिजनेसमैन जाएगा और हमें ना 4,000 करोड़ का लोन दे दो, 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये उसके बराबर में हम रख रहे हैं। तो ऐसे क्या है कि यहाँ ना व्यवस्था को व्यवस्थित करना है। 6 साल से तो व्यवस्था सही चल रही है ना। हाँ, मैं ये सर, कह रहा यही तो मैं बोल रहा हूँ। और अच्छी इस इच्छा सरकार ने शक्ति, सुप्रीम कोर्ट अच्छी इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति वालों के हाथ सुप्रीम में कोर्ट है। के जस्टिस बोले कि ये सरकार 1500 ऐसे कानूनों को खत्म कर चुकी है जो किसी काम के नहीं थे और कुछ ऐसे लेके आई है। तो प्रधानमंत्री कहते हैं खुद उन्होंने कि हमने तो बेकार ये के चीज़ है कानूनों ना, को ये खत्म, व्यवस्था कानूनों को खत्म ये किया। व्यवस्था की बेहतरी की ओर है। अगर जो जैसे बैंक्रप्सी मैं कोड आया, आपकी रेरा आया, सर, यही तो मैं बोल रहा हूं सर। ये 6 वर्ष व्यवस्था की बेहतरी के गुजरने के बाद भी बैंक दो की ये बैंक स्थिति करप्ट हो है। जाते हैं। हमारी सिर्फ ये चिंता है। सर देखिए मैं 2 बैंकों के नाम लूंगा। हाँ। यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक 2006 में विलय कर दिया गया था, इसी चक्कर में आईडीबीआई में, और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। तब तो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। विनोद जी बोल रहे हैं क्यों कर दिए गए थे, ये भी तो सवाल है, क्यों कर दिए गए थे? ऐसा नहीं है कि बहुत सर, जैसे अमेरिका का वो डूब गया था लेमन ब्रदर्स, तो क्या अमेरिका की अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो गई? नहीं हुई ना। एक बैंक से थोड़ी अर्थव्यवस्था चल रही है। बैंक जो यस बैंक का जो मामला है, लेमन ब्रदर्स के बाद एक बड़ी मंदी आई थी और केवल अमेरिका नहीं, दुनिया के और भी देश उसकी चपेट में आए थे। उभरे, स्थिति बेहतर हुई, अलग बात है, लेकिन एक इसका असर था। डूबी नहीं, लेकिन एक उसका असर था। तालान जी, नहीं सर, दर्शक भी समझ रहे हैं। अब सत्य जी,
सतन जी, एक सतन जी की बात, देखिए उन्होंने जो तर्क रखा हमने वही पूछा। एक सतन, अच्छा बोली एक बैंक के डूबने से अर्थव्यवस्था नहीं डूबेगी जब तक 8-10 बैंक और नहीं डूबेंगे। ये तो आप तंज में ये सतन जी बोल, जब तक नहीं मानने के शेयर मार्केट में जो मेरा पैसा लग रहा था, निवेशकों का पैसा डूबा, निवेशकों का पैसा डूबा, कोई मतलब नहीं है, कोई असर नहीं पड़ा उसका, ये नहीं है। सतन जी बोलिए, छोटी सी जो अर्थव्यवस्था के सवाल को आपने रखा उस पर बोलिए। सतन जी बोलिए, जल्दी बोलिए, हम फिर जरा एक बार अश्वनी जी और विनोद जी को लाना चाहते हैं। जो कंडीशन आज की है, ये आने वाले टाइम में हालात और खराब होने वाले हैं। कैसे 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 बैंकों को जो लोन बांटे जा रहे हैं, कैसे कहीं ना कहीं अधिकारी इसमें अब बैंक के नहीं लिप्त हैं। बांटे जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। नहीं, अभी ये कह रहे हैं, अभी मैं बांटे दावा जा रहे थे, अब मंशा अच्छी है। राजू जी, मैं भी दावा करता हूं, बाकायदा अभी चेक मैं एंड बताता हूं, बैलेंस है, वो ये कह रहे हैं। लेटेस्ट घटना बताता हूं। हाँ। मोदी नगर सिंडिकेट बैंक का है, वहां पे मुजफ्फरनगर रहने वाले बंदे को मोदी नगर से लोन दे दिया जाता है। क्या वहां पे लोन नहीं दिया जा सकता? उसमें मैनेजर की पूरा मिली भगत है, ठीक है। ऐसे घटनाएं घट रही हैं, इनको बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। छोटे बड़े क्या टेक्निकलिटी देखिए, वो एक अर्थव्यवस्था का सब, अर्थव्यवस्था के सवाल पे रखिए, बाद पर हम लखनऊ जा। राजू जी, अर्थव्यवस्था की जब बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था अभी इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं उद्योग धंधे नहीं है। आगे के टाइम में देखिए, जो उन्होंने पैसे लिए हैं बैंकों से, वो देने की कंडीशन में नहीं, क्योंकि व्यापार नहीं है। और रही बात जो व्यापार है, अभी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं ये लोग, डिजिटल में ही तो लोग नुकसान में उठा रहे हैं। लोग अनपढ़ लोगों को कई बार होता क्या है कि उनके एटीएम से कोई और निकाल के लेके चला जाता है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन 2 बार 3 बार होता है तो उस पर रोक क्यों नहीं लगती? कोई भी लेके चला जाता है, उस पर क्यों नहीं सरकार सोचती इस चीज के बारे में? तो ऐसा नहीं है, इन चीजों को रोकना चाहिए सरकार को। और अच्छा ठीक है सर, हम एक बार अश्वनी जी देखिए, अब हम थोड़ा एक ऑप्टिमिस्टिक बात करना चाहते हैं, जो आज आई भी। कल एक बड़ा निराशा थी जो यस बैंक के खाता धारक थे, लेकिन आज एसबीआई के चीफ, उनके चेयरमैन का एक बयान आया। 49% की बात है, उन्होंने कहा 26% हम अभी लेंगे। उन्होंने हम ये कहा कि हम बाजार में और भी साझेदार तलाश रहे हैं, और ऐसी चर्चा है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि एलआईसी को कहा जा रहा है कि वो भी एक साझेदार के तौर पर सामने आए। ये सारी रेमेडी तैयार की जा रही है, और ये अच्छी बात है कि अगर खाता धारकों को बचाने के लिए, उनके पैसों को बचाने के लिए कोई भी सरकार XYZ इस तरह का इनिशिएटिव लेती है, ये एक बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा साइन है। लेकिन हम जानना ये चाह रहे हैं कि क्या यस बैंक की इस घटना से या पीएमसी जैसी घटनाओं से हम अर्थव्यवस्था के किसी स्तर को समझ सकते हैं? क्या इस तरह की घटनाएं अर्थव्यवस्था को कोई आईना दिखती हैं या नहीं दिखती हैं? अर्थव्यवस्था से यस बैंक को टटोलना, यस बैंक की घटना को जोड़ना, यह बिल्कुल बेकार है, बेसलेस है, या फिर ये एक दूसरे से जुड़ता हुआ प्रतीत होता है? कुछ ना कुछ स्थिति तो एक दूसरे से मिलती जुलती है। बोलिए। राजीव जी, सवाल किससे है? आपसे अश्वनी जी, आपसे। जरा दोहरा दीजिए। मेरा प्रश्न ये है अश्वनी जी, मेरा प्रश्न ये है कि यस बैंक या पीएमसी का जो भी हाल हुआ, उसके पीछे चाहे जो भी रीजन हो, क्या हम इसके साथ अर्थव्यवस्था के किसी सामंजस्य को पकड़ रहे हैं? क्या ये घटनाएं अर्थव्यवस्था की एक स्थिति का रिफ्लेक्शन दिखाती हैं, या फिर अर्थव्यवस्था जैसे बड़े प्रश्न पर बैंकों की इस बदहाली को जोड़कर देखना एक बेसलेस बात है? कैसे देखेंगे आप इसे? राजीव जी, देखिए, इसका अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा असर मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा बाकी कोई बहुत भारी अर्थशास्त्री हो उसको लग रहा हो, मैं नहीं कह सकता। लेकिन सरकार को ये नहीं लगता है कि अर्थव्यवस्था पर इसका कोई बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि ये बैंक डूबी नहीं है। बैंक के अंदर गड़बड़ियां हुई, उसको पकड़ा गया और समय रहते ही उसका उपचार चालू हो गया। हमारे भाइयों ने कहा कि समस्या की बात होती है। भारत सरकार समस्या पर नहीं काम करती है, सुधार पर काम करती है और उसका समाधान कर रही है। समाधान बहुत सही समय पर, अगर किसी रोग को जांच लिया गया कि ये रोग है और उसका ये इलाज हो रहा है, तो उसका मेरे समझ में अर्थव्यवस्था पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बैंक का जहां तक रहा, बैंक और जनता का मामला, वो बहुत सही समय पर सुधार लिया जाएगा, जनता का कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ये आप मुतमईन रहिए और जनता मुतमईन रहे। ठीक है, अच्छी बात है। जनता का ही अंततः नुकसान नहीं होना चाहिए। विनोद जी, आंसर करिए, इस सवाल के जवाब में क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
मैं उम्मीद करता हूं ऐसा ना हो, लेकिन जो हालात हैं आप बहुत जल्दी ये चर्चा करेंगे। एक और बैंक में इस तरीके की बदहाली की स्थिति हो गई। और बाजार निगेटिव एसबीआई के सहयोगी बैंकों का क्या हाल है? स्टेट बैंक ऑफ पटियाला हो, मैसूर हो, महाराष्ट्र हो, त्वारनकोर हो, तो देखिए बाजार ने नकारात्मक संकेत दिए। और यस बैंक के शेयर इस अनाउंसमेंट के बाद भी अविश्वास का कितना भयंकर माहौल है कि वो 70% तक यस बैंक का शेयर गिरा। तो देश में ये असुरक्षा का वातावरण, ये अविश्वास का वातावरण इनकी नाकामी, इनकी नासमझी और गलत अप्रोच के कारण है। अभी भी समय है, चेत जाइए, देश के भविष्य के साथ खेलने का काम बंद करिए। हमारे पास देश में एक से एक अच्छे जानकार लोग हैं, उनको उनकी सलाह लीजिए। आप चले जाइए शरण में, देश बचाना है, बड़ी बड़ी बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास, और कहिए ये देश बचाने की लड़ाई है। अपनी जिद छोड़िए, अब मैं सरेंडर हूं, मैंने बहुत जिद किया, बहुत आरोप प्रत्यारोप किए, बहुत राजनीति की, देश रसातल में जा रहा। आइए मान्यवर, आपसे उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, और रिफॉर्मर की तरह उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा पूरे विश्व में लोहा अपनाया है। आप क्यों नहीं जाते हैं? आप क्यों जिद भ्रम के शिकार हैं? आप ऐसे लोगों के बीच में जो आपको बरगलाने का, बहकाने का, भटकाने का काम करते हैं। आप अपने तारीफ पसंद के चक्कर में देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। चलिए ठीक है, मैं यही अपील कर सकता हूं। सर ठीक है, देखिए हमें बड़ी बात ये बता रही है। अच्छा ठीक, विनोद सर ठीक है, ठीक है, काफी जोश में आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में वकालत की है। ये सही है कि दुनिया में उनका एक सम्मान है, ये बात बिल्कुल बढ़िया भाषण दिया। ठीक है, उनका एक सम्मान है। ठीक, देखिए बड़ी बात हमें ये बतानी है कि अभी चर्चा ये चल रही है कि 10 बैंकों को मर्ज करके 4 बड़े बैंक देश में बनने हैं। अब सवाल ये कि ये जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, सरकार इस जोखिम को जल्दी उठाएगी या फिर थोड़ा बहुत इसको टालेगी? कुछ बैंकों के मर्जर हम पहले देख चुके हैं, लेकिन किसी भी सरकार को, देश में मोदी सरकार है, उस सरकार को बैंकिंग सिस्टम को लेकर एक बड़ी सिंसेरिटी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जो भी घटनाएं होती हैं उससे थोड़ा बहुत असर खरीदारों पर, खासतौर से खाता धारकों पर जरूर पड़ता है। भरोसा थोड़ा सा डगमगाता है। सरकार के जो प्रयास हैं वो उस भरोसे को दोबारा बनाएंगे, तैयार करेंगे, हमें ऐसा लगता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की डिबेट में आने के लिए, प्राइम एजेंडा का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी।